ज्यादा 20 मिनट्स, ऑथेंटिसिटी पर भी 20 मिनट्स, और इस पर मैं ट्रेडिंग स्टाइल पर भी ऑलमोस्ट 20 मिनट। और इस वाली चीज को तो फर्स्ट फर्स्ट मैं जो वर्ड बोलूंगा क्लास स्टार्ट होने वाला वहीं से ही इसको स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। पहले यही सेशन एंट्री टाइप और ऑथेंटिसिटी, इनमें हम 30 मिनट 1 आवर तक का भी टाइम लेते थे। बट अब उस टाइम को हमने छोटा कर दिया, उस टाइम को हमने कम कर दिया एंट्री टाइप्स और ऑथेंटिसिटी वाले इस तरह के टॉपिक्स को। इसका मतलब ये नहीं कि ये फिर पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हाँ, इससे भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है, मतलब ये चीज भी नेग्लेक्ट की जा सकती है यदि हम एक प्राइस के बिहेवियर को सीख गए। तो मैं 1 घंटा इस पर बोलने से ज्यादा पसंद करता हूँ कि मैं 1 घंटा चार्ट पर बोलूँ आपके सामने, क्योंकि आप इसमें यहाँ पर तो ये थ्योरी हो गई, चार्ट पर जो होगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। तो इसका टाइम अभी कुछ टाइम से, मतलब 1 साल से ज्यादा, 2 साल, 1 1.5 साल से हमने इसका टाइम बहुत कम कर दिया है। अब हम ज्यादा बात करते हैं इस खासकर 9th क्लास की, जब मैं बात कर रहा हूँ कि क्लास की स्टार्टिंग अब एंट्री टाइप से नहीं होती, क्लास की स्टार्टिंग होती है कुछ एक स्टॉक का प्राइस एक्शन डिस्कस करने से। और ये जो मैं अभी स्टॉक के बारे में बताऊंगा ना, ये कुछ एक एडवांस चीज होगी। और इस एडवांस चीज में ना आपको बस बहुत अच्छी तरह से फोकस के साथ सुनना है। सवाल कुछ भी होगा वो क्लियर हो जाएगा, हो सकता है आज जो मैं बता रहा हूँ उसका और वो जो आपके मन में डाउट आए वो आगे किसी ना किसी क्लास का टॉपिक ही हो, पूरा टॉपिक हो। बट ये जो मैं अभी यहाँ पर इस श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के चार्ट में जो बताऊंगा, जितना भी टाइम बताऊंगा, आप ये समझिए कि अब हम चार्ट को समझने की बात कर रहे हैं, चार्ट के एक प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने की बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा डिफरेंस बताऊं, जो हमने 6th क्लास में सीखा था, वो क्या था आप मुझे बताइए। वो यही तो चीज थी, प्राइस के बिहेवियर को हम समझ रहे थे, कैंडल के फॉर्म होने के बाद उसके बारे में आइडिया लगा रहे थे कि प्राइस क्या कहना चाह रही है, कुछ इसी तरह से तो था ना। और जब हम 7th और 8th क्लास में आए तो 7th 8th क्लास में हमारा टॉपिक था कि एक्चुअली हमें ट्रेड फाइंड आउट कैसे करने हैं या ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करने हैं। ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं कि ट्रेड को फाइंड आउट करना, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। मैं इस टॉपिक में आपको, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद कंफ्यूजन ना हो, ये सवाल मन में नहीं आए, इस वजह से मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये जो मैं अभी डिस्कस करूंगा ना, ये चार्ट का बिहेवियर, प्राइस एक्शन, चार्ट की बैक टेस्टिंग, ये सब कुछ है इसमें, जो कि आपको चार्ट को समझना आएगा, जिससे कि चार्ट को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। और इससे पहले जो हमने 7th 8th क्लास में पढ़ा, वो हमारी ट्रेड को फाइंड आउट करने वाली बात थी। दोनों को अलग अलग रखिएगा। ट्रेड आज भी हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, जैसे आप मुझसे कहोगी कि इसमें मंथली इनकम ट्रेड प्लान करो, तो मैं इस मंथली को रैली का लोकेशन मानते हुए, इसमें चारों पांचों बेस कैंडल चार बेस कैंडल मानते हुए वही सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा कि ऊपर ऑल टाइम हाई होने की वजह से कोई सप्लाई जोन नहीं है, इक्विलिब्रियम में मानते हुए वीकली का ट्रेंड अप है, फिर मैं डेली पर कोई इसमें एग्जीक्यूशन देखूंगा। वो मैं सेम चीज ट्रेड फाइंड आउट करने की, ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सेम प्रोसेस होगा, बट उसके कुछ एडवांस जाना चाहता हूँ। अब सुनिए, ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का मंथली का चार्ट है अनीता। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का मंथली का चार्ट है। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये एक जो काफी टाइम की इसकी 2 साल की रेंज थी, ये एक प्राइस का कंसोलिडेशन था ऑन हायर टाइम फ्रेम। मतलब आप यदि यही कंसोलिडेशन 5 मिनट पर देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू स्टॉक प्राइस की स्टॉक 1500 का है, 2000 का है, वो एक 100 रुपए की रेंज में हो सकता है। लाइक मैं 5 मिनट पे कोई कंसोलिडेशन के बारे में बात करूं कि ये 5 मिनट का ये कंसोलिडेशन है, तो ये पूरा कंसोलिडेशन 100 पॉइंट की रेंज में होगा कि यहाँ प्राइस ने सिर्फ 100 पॉइंट का हाई लगाया या 100 पॉइंट का लो लगाया। अब वही चीज यदि मैं मंथली के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो बड़ा ही होगा। जैसे कि यहाँ पर ये वाली रेंज में देखूं 1500 से 1000, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल तक स्टॉक सिर्फ 500 की रेंज में रहा। और ये तो हाई और लो है, हाई और लो एक बार लगाया, बट उसके बीच में प्राइस 300 रुपए की रेंज के आसपास में रहा। तो जब प्राइस इस तरह से सेम रेंज में रहती है, उसको ही बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ द प्राइस। तो क्या मैं कह सकता हूं ये एक कंसोलिडेशन है प्राइस का? यस और नो? और इस कंसोलिडेशन के बाद आपने हमेशा सुना होगा कि या तो प्राइस बहुत अच्छी तरह से ऊपर जाती है या प्राइस बहुत अच्छी तरह से नीचे आती है, ठीक है? यही तो सुना है ना।
अब इसमें यदि ये प्राइस यहाँ से इस तरह से ऊपर चली गई, ये 1200 1300 से स्टॉक 2600 हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया विद इन ए ईयर। तो ये वाली चीज हम कैसे पता लगा पाए? क्या क्या चीजें इसमें ऐसी देखें कि अब इसमें यहाँ से ब्रेकआउट आएगा या इसमें इतना अच्छा अपमूव आ जाएगा कि स्टॉक विद इन अ ईयर डबल हो गया, विद इन अ ईयर डबल हो गया। ये यहां से नीचे भी तो आ सकता था। इस कंसोलिडेशन, इस प्राइस की सेम रेंज में रहने के बाद स्टॉक को नीचे भी तो आना चाहिए था। ऐसा क्या जरूरी हो गया कि स्टॉक को ऊपर जाना पड़ गया? वही सारी चीजें हम बात करेंगे अब यहाँ पर। मैं मंथली के टाइम फ्रेम को, वीकली के टाइम फ्रेम को और इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है। एक एक आप एक छोटी सी पहले मुझे बात बताएं। ये कोविड के टाइम पर जो इसमें डाउन मूव आया, ये कोई प्रॉपर डिमांड जोन से नहीं, रैंडम कहीं से स्टॉक चला क्योंकि डिमांड जोन ब्रेक हो गया था। उसके बाद ऊपर जाते हुए, ऊपर डेट जरूर देखिएगा, नवंबर 2022, और इस तरह से ऊपर जाते हुए इसने एक यहाँ पर रैली बेस रैली का डिमांड जोन बनाया। और इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन की लेग आउट अपने आप में अच्छी थी। इवन ये लेग आउट के बाद भी प्राइस बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर ऊपर गई, यस और नो? वो एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नहीं बन पाई, वो प्रॉपर हाई नहीं लगा पाई, बट ये प्राइस गई बहुत अच्छी तरीके से ऊपर थी। देन उसके बाद स्टॉक साइडवेज रहा। देन उसके बाद स्टॉक साइडवेज रहा और फिर उसने एक न्यू ऑल टाइम हाई फॉर्म किया। ये कैंडल ने एक न्यू ऑल टाइम हाई फॉर्म कर दिया था। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये एक डिमांड जोन था, उसने प्राइस अच्छा डिमांड जोन था, लगातार ऊपर जाते हुए तो नहीं, बट रुकने के बाद यहाँ पर साइडवेज हुआ फिर ऊपर गया। अब रुकने के बाद यहाँ साइडवेज होने के पीछे कोई भी फैक्टर हो सकता है यहाँ लोअर टाइम फ्रेम पे सप्लाई हो, सप्लाई सप्लाई नहीं हो, सप्लाई ना क्वार्टरली पर भी नहीं है, कोई वीकली पर भी नहीं है, कोई मंथली पर भी नहीं, कहीं कोई सप्लाई नहीं है, बट फिर भी प्राइस रुक सकती है। हम हो सकता है यहाँ पर पूरा मार्केट ही साइडवेज हो सकता है यहाँ पर इसे ऊपर ले जाने के लिए कोई अच्छा एरिया नहीं हो जो इसको ऊपर ले जा पाए। प्राइस कभी भी साइडवेज भी रह जाएगी, प्राइस कभी भी डाउन भी आ जाएगी, कभी प्राइस ऊपर भी चली जाएगी। वी कांट स्टॉप, हम किसी को रोक नहीं सकते बाइंग और सेलिंग करने से, इस बात को हमेशा याद रखना। हम किसी को भी फ्रेश बाइंग और फ्रेश सेलिंग करने से रोक नहीं सकते, वो आएगी तो आएगी। बट आप ये देखें कि यहाँ पर ये एक डिमांड जोन अपने आप में अच्छा डिमांड जोन आपको दिख रहा है, ये डिमांड जोन अपने आप में अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है। यस। अब अभी तक जो हम डिमांड जोन इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर रहे थे ना, मैं थोड़ा सा प्रोसेस को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं चार्ट सेटिंग राइट क्लिक कर रहा हूँ और राइट क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पर गया। इस एग्जाम्पल को, इस चीज को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए। राइट क्लिक कर रहा हूँ और सेटिंग पर गया, और सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में मैंने बैकग्राउंड को चेक इन किया और बैकग्राउंड का कलर ग्रीन कर दिया, और यहाँ पर भी इस बैकग्राउंड का कलर, फोरग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया, और फिर मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है। अब वापस से मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और सेटिंग्स पर जा रहा हूँ। अब मैं टूल बार सेटिंग पर गया हूँ, यहाँ चार्ट टूल बार सेटिंग पर गया, और चार्ट टूल बार पर जाने के बाद, टूल बार क्या है, ये जो यहाँ पर छोटे छोटे आइकन्स आ रहे हैं ना, यहीं पर मेरे पास वो रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जाए। तो इस वजह से मैं चार्ट टूल बार पर गया और रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ नीचे कहीं सेलेक्ट करना है मुझे, जिससे कि वो ऊपर की तरफ आ जाए। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने बॉक्स चेक इन किया और सेव कर दिया। अब ये यहाँ पर आ गया ये। अब मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से पिक करूंगा, डायरेक्ट यहाँ से पिक करूंगा और इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा ये डिमांड जोन। और इसको इसको यदि मुझे ग्रीन रेड करना होगा तो डबल क्लिक करके यहाँ बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा, ये रेड भी हो जाएगा फोर्थ सप्लाई जोन। बट ये अच्छा है, इससे आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो मैंने इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से मंथली का रैली बेस रैली टाइप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। ठीक है।
क्या मैं ये कह सकता हूं इस मंथली के, मैं इसमें कोई एमआईटी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं इसमें कोई क्यूआईटी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं इसमें कोई डब्ल्यूआईटी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आप तो ये समझें कि मैंने इस रैली के मंथली के डिमांड को, जो कि एक अच्छी लेगआउट कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है बट लेगआउट कैंडल अपने आप में अच्छी है, और उसके बाद फाइनली प्राइस धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई पर पहुंची है, इस रैली के डिमांड को मार्क किया है। इस डिमांड जोन के बनने के एक साल बाद मार्च 2022 में प्राइस इस डिमांड जोन में आती है। मार्च 2022 में इस डिमांड जोन में आती है एक साल बाद, और इस डिमांड जोन में आने के बाद प्राइस अच्छा खासा ऊपर भी गई। अब ऊपर जा देखिए, एक एक कैंडल को देखिएगा, जैसे ही ये ऊपर जाने लगी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, क्या मैं कह सकता हूँ ये जुलाई की जो ग्रीन कैंडल है, इसने ऊपर जाकर इस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन में एंट्री कर दी थी। प्राइस अपने सप्लाई जोन में पहुंच चुकी थी। मैं वापस एक बार यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये डिमांड जोन में प्राइस आती है ऊपर से नीचे मार्च 2022 में। मार्च 2022 में आने के बाद यहाँ से फाइनली प्राइस ऊपर जाती है। ऊपर जाते हुए उसे एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन दिखता है ऑन मंथली टाइम फ्रेम। क्या ये सप्लाई जोन प्राइस को रोकेगा? यस और नो? यस, प्राइस को सप्लाई जोन प्राइस को रोकेगा ही। और हुआ भी वैसा ही, प्राइस को रोका गया। बट एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूंगा, क्या इसने ऊपर जाते हुए भी एक न्यू ड्रॉप बेस रैली टाइप डिमांड यहाँ पर फॉर्म कर दिया था? ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड, ये भी एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड है। बट कोई कहे कि सर ये डिमांड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं बिल्कुल कहूंगा अच्छा नहीं है। यदि सिर्फ इसमें एक यही लेग आउट कैंडल होती तब ये जोन अच्छा होता? नहीं। बट उसके बाद प्राइस ने फाइनली ऊपर जाने की कोशिश की, और इस सप्लाई जोन की वजह से ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नहीं बन पाए। बट प्राइस यहाँ पे ऊपर तो गई है। मतलब यहाँ से ये एक ड्रॉप बेस रैली, यदि आपको लोकेशन की तरह लेना हो, लोकेशन की तरह ना भी लेना हो, बट इस बाइंग को थोड़ी ना हम इग्नोर कर सकते हैं कि यहाँ पर बाइंग आई है, कि यहाँ पर एक डिमांड जोन बन गया जो प्राइस को ऊपर लेकर गया। ऐसा हुआ ना? और फिर प्राइस जब ऊपर इस सप्लाई जोन में पहुंची थी जुलाई 2022 में, और जुलाई 2022 में सप्लाई जोन में पहुंचने के बाद वापस नीचे इस ड्रॉप बेस रैली की डिमांड जोन में आती है। जो न्यू फॉर्म डिमांड जोन था ना, उस न्यू फॉर्म डिमांड जोन में प्राइस पहुंची है। इस न्यू फॉर्म डिमांड जोन में प्राइस पहुंची है। अब एक छोटी सी बात मुझे बताइए, मैं जो आपसे पूछूं कि क्या मैं कह सकता हूं कि ऊपर ऊपर ये जो प्राइस को रोकने के लिए एक सप्लाई जोन था, वो टेस्टेड हो चुका है? क्या ऊपर वाला ये सप्लाई जोन टेस्टेड हो चुका है? मैं इसको इस तरह से क्रॉस मार्क कर रहा हूँ। ऊपर वाला ये सप्लाई जोन बिल्कुल टेस्टेड हो गया। देन उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गई। अब एक छोटा सा और सप्लाई जोन बन गया था ना, ये रैली बेस्ड ड्रॉप टाइप का सप्लाई जोन। अब आप इस चीज को यदि डेली पर देखोगे ना, तो डेली पर ये चीज कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती। बट यही चीज यदि मंथली पर हो रही है, क्वार्टरली पर हो रही है, तो अपने आप में मंथली क्वार्टरली की कैंडल, मंथली क्वार्टरली के नॉर्मल जोन्स भी स्ट्रांग होते हैं। तो ये जो रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था, प्राइस वापस से इस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन में पहुंचती है। फिर से एक न्यू फॉर्म्ड डिमांड जोन जो कि ड्रॉप बेस रैली से बना, और फिर इस ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड जोन वापस से कुछ इस तरह से प्राइसेस में एंटर करती है। यस और नो? प्राइस फिर से इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में आती है। मतलब एक कैंडल बनने में भले ही एक महीना लग रहा है, 1 मंथ लग रहा है, एक जोन बनने में ऑलमोस्ट 3-4 महीने लग रहे हैं। आपको ऐसे 3-4 महीने हाथ पे हाथ रखकर बैठे नहीं रहना है कि हम अब करेंगे क्या, जोन ही मंथली का 3-4 महीने में बन रहा है। मैं आपको वो बैक टेस्टिंग बताऊंगा कि ये सब कुछ होने के बाद प्राइस में क्या फॉर्मेशन हुए, क्या एक्शन हुए। और जब आप खुद रिसर्च करेंगे, देन आपको इस तरह के फॉर्मेशन दिखें, तब आपका क्या एक्शन होगा। क्योंकि चार्ट का डेटा जो होता है, टेक्निकल एनालिसिस जो होती है, वो इसी बात पर ज्यादा डिपेंड करती है कि हिस्ट्री हमेशा चार्ट अपनी रिपीट करता है। तो ठीक ऐसे ही यदि इसी तरह के स्ट्रक्चर, इसी तरह के रिजल्ट देते हैं, तो आगे हम सेम चीज, कोई जिस स्टॉक में अभी हो रहा है उसमें सेम फॉलो करेंगे। यस और नो?
तो वापस मैं इस पॉइंट पर आया कि ये जो ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है, इस ड्रॉप बेस रैली में यहाँ से ये ऊपर ये वाला सप्लाई जोन। अब एक छोटी सी बात मुझे बताएं, क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पर ये सारे सप्लाई जोन अभी मेरे टेस्टेड हो चुके हैं? अभी मेरे पास एक ये सप्लाई जोन था, ये वाला एरिया था, उसके बाद भी एक छोटा सा सप्लाई का एरिया था। क्या वो सारे सप्लाई जोन मेरे पास टेस्टेड हैं? अभी सारे सप्लाईज इंटरेस्टेड हैं। और जब ये सारे सप्लाईज इंटरेस्टेड हुए, प्राइस इस न्यू फॉर्म ड्रॉप बेस रैली के डिमांड में आती है, देन उसके बाद यहाँ से ये मूव, फिर ये स्टॉक यहाँ 1100 या 1200 से 2400 हो गया। विद इन 1 ईयर इस वाली रेंज से यहाँ तक पहुंच गया। 1 साल के अंदर जस्ट डबल हो गया है स्टॉक, 1 साल के अंदर, क्योंकि सारे सप्लाईज टेस्टेड थे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मन में आ रही होगी कि सर आपने अपने हिसाब से ये बोल दिया सप्लाई जोन टेस्टेड थे, डिमांड जोन भी तो टेस्टेड थे, डिमांड जोन भी तो टेस्टेड थे। क्योंकि यहाँ से आप देखें कि हमारा ये डिमांड जोन टेस्टेड था, ये डिमांड जोन टेस्टेड था, फिर ये दोनों तीनों डिमांड जोन, सारे डिमांड जोन टेस्टेड हो गए, फिर प्राइस नीचे भी तो आ सकती थी। एक सवाल तो ये होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि कौन सा डिमांड जोन इतना अच्छा बड़ा रिएक्शन दे देगा। हो सकता था इस डिमांड जोन ने मई 2022 में ही बड़ा रिएक्शन दे देना था, हो सकता था इस डिमांड जोन ने नवंबर 2022 में ही इतना बड़ा रिएक्शन दे देना था, हो सकता था मार्च 2023 में ही इतना बड़ा रिएक्शन आ जाना था। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा डिमांड जोन कब कितना अच्छा रिएक्शन दे देगा? और दूसरी बात कि जब यहाँ पर सप्लाई टेस्टेड थे तो आपने कहा ऊपर जाएगी प्राइस, डिमांड भी तो टेस्टेड हो गए थे, फिर प्राइस को नीचे आना चाहिए था। यही तो दो मेन डाउट हो सकते हैं ना अभी जो मैंने बताया। अब मेरी एक बात सुने, पहली बात तो क्लियर कि मेरे पास सारे सप्लाईज ऑन टेस्टेड थे, दूसरी बात ये भी क्लियर कि मेरे पास सारे डिमांड ऑन टेस्टेड थे। आपको इस चीज में स्टॉक का बिहेवियर कुछ इस तरह से देखना है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है डिमांड सप्लाई को टेस्टेड करने के गेम में, कि सप्लाई से नीचे आ रही है, नया सप्लाई बन रहा है, डिमांड से ऊपर जा रही है, नया डिमांड बन रहा है। इस सारे गेम में प्राइस क्या नीचे आने का ट्राई कर रही है या ऊपर आने का ट्राई कर रही है, आप मुझे बताएं। एक तरह से यहाँ साइडवेज टू अप जाने का ट्राई कर रही है, मतलब डिमांड जोन थोड़ी ज्यादा अच्छी पोटेंशियल दिखा रहे हैं, डिमांड जोन थोड़े से ज्यादा अच्छी पोटेंशियल दिखा रहे हैं। यहाँ से देखेंगे ये रेंज से ऊपर, फिर यहाँ से फिर ऊपर, फिर यहाँ से फिर एक हाई, प्रीवियस रेंज को ब्रेक करने की, ऊपर वाली प्रीवियस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश हमेशा की जा रही है प्राइस के थ्रू। ये एक आइडिया हो गया कि डिमांड जोन ज्यादा पावरफुल है, डिमांड जोन अपनी स्ट्रेंथ ज्यादा दिखा रहे हैं, या सप्लाई जोन्स अपनी स्ट्रेंथ ज्यादा दिखा रहे हैं। ठीक है। अब सेकंड चीज कि इस सब चीज में यहाँ पर जो छोटे मोटे इस कंप्लीट एक्शन में मैं कहूंगा, यहाँ पर सारे के सारे ये छोटे मोटे डिमांड डिमांड जोन सप्लाई जोन है। इन छोटे मोटे डिमांड सप्लाई के फेल होने, चलने, बनने, ब्रेक होने, टेस्टेड होने, इन सब के बीच में जो शुरुआत में इस चार्ट के बारे में समझाया गया, वो ये था क्या कि प्राइस अपने इस रैली बेस रैली के अच्छे डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, कह सकते हैं। यस, यही गेम है। अब आप वापस से फ्लैशबैक में जाएं और ये समझें कि यहाँ से प्राइस में जो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन आया, इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन में प्राइस में एंट्री मिली। क्या मेरी प्राइस को बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट, मेरी प्राइस बड़े टाइम फ्रेम के अच्छे डिमांड जोन के पेंडिंग ऑर्डर्स को लेकर ऊपर जाने लगी? देन उसके बाद ये सब कुछ हुआ जिसमें छोटे मोटे डिमांड सप्लाई बन गए, ये सब कुछ तो सेकेंडरी, बहुत सेकेंडरी हो गया। यदि यहाँ पर ये डिमांड जोन से प्राइस ना जा रही होती तो फिर भी मैं कहता, मेरा ज्यादातर रेशियो ऐसा होता कि हो सकता है नीचे भी आए, हो सकता है ऊपर भी जाए, कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट इस वजह से ज्यादा हुआ कि प्राइस इस रैली बेस रैली के डिमांडों से यहाँ से ऊपर जा रही थी, देन उसके बाद इतना शानदार अप मूव कि प्राइस डबल हो गई। अब इसमें दूसरा सवाल कि कब जाएगी, कौन सा डिमांड जोन चल जाएगा, कौन सा डिमांड जोन इतना अच्छी तरह से ऊपर चल जाएगा? आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि इस ड्रॉप बेस रैली ने ऊपर कह दी
प्राइस को ऊपर भेज दिया। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस ड्रॉप बेस रैली से प्राइस डबल हो गई, मैं ये कभी नहीं कहूँगा। आप तो एक छोटी-सी बात समझें कि जब ये ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली बनने का गेम जब शुरू हो रहा था, तो इस ड्रॉप बेस रैली के नॉर्मल से डिमांड ज़ोन में आने से पहले सारे सप्लाई ज़ोन टेस्टेड हो चुके थे ना। इवन ये जो न्यू डिमांड सप्लाई ज़ोन टाइप स्ट्रक्चर बना था ना, ये भी मेरे पास टेस्टेड था। मतलब मेरे पास प्राइस को ऊपर जाने के रोकने के लिए, ऊपर जाने से रोकने के लिए कोई सप्लाई ज़ोन बचा ही ना था। सारे के सारे सप्लाई ज़ोन को प्राइस टेस्ट कर चुकी थी। एक तरह से सा कार के रास्ते में आने वाले सारे स्पीड ब्रेकर्स को हटा दिया गया, तो फिर कार तो बहुत अच्छी तरह से चलेगी ही थोड़ी-सी स्पीड पकड़ते हुए। एग्ज़ैक्टली सेम यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर देखो ये सप्लाई ज़ोन बनाते हुए प्राइस नीचे आती है। इस डिमांड ज़ोन में आई, ऊपर वाले सप्लाई ज़ोन को नो डाउट इसने टेस्टेड किया, बट सप्लाई ज़ोन न्यू एक और सप्लाई ज़ोन बनाते हुए आती है। फिर यहाँ से ऊपर गई, डिमांड ज़ोन बनाते हुए गई, उस ऊपर वाले सप्लाई ज़ोन को ऊपर वाले सप्लाई ज़ोन को टेस्टेड किया, बट फिर से प्राइस ने एक नया सप्लाई ज़ोन बनाते हुए आने की कोशिश करी। अब ये सप्लाई ज़ोन भी अच्छी तरह से टेस्टेड हो गया था, फिर ये मूव आया। अब यहाँ पर ये रहा मंथली का टाइम फ्रेम। इस मंथली के टाइम फ्रेम में मैं ये सारी कैंडल्स हटा रहा हूँ। बस मैं एक छोटी-सी लाइन पर लेकर जा रहा हूँ आपको वीकली पर, छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर जा रहा हूँ वीकली पर। वीकली पर भी ये सम सेम वही स्ट्रक्चर है जो हमें 2 साल का दिख रहा है, 2022 और 2023 का ये सेम फॉर्मेशन। इसमें जो हमने ऊपर बड़े टाइम फ्रेम पर मंथली पर ये एरियाज़ मार्क किए थे ना, वो सब कुछ एक बार मैं वापस से मार्क कर देता हूँ जिससे कि नीचे के टाइम फ्रेम पर भी वो विज़िबल हो जाएँ। कुछ इस तरह से। अब मैं वीकली के टाइम फ्रेम पर आया हूँ। यहाँ पर आप देखें, यदि ये मार्च 2022 का सुनील वो वाला चार्ट है, वो वाला एग्ज़ाम्पल है, जिसमें जबकि प्राइस मंथली के इस कोविड के बाद वाले बने हुए रैली बेस रैली के डिमांड में आती है। उस मंथली के साथ-साथ मेरे पास अब मैं वापस वीकली के टाइम फ्रेम पर आया हूँ। मंथली के साथ-साथ मेरे पास वीकली का ये भी डिमांड ज़ोन था। क्या मैं कह सकता हूँ मंथली और वीकली के डिमांड ज़ोन में प्राइस आई थी? और उस मंथली और वीकली के डिमांड ज़ोन में आने के बाद यहाँ से ऊपर गई तो पूरा 2022 पूरा ऑलमोस्ट 2023 दोनों में ही आप देखो, एक तो देखो क्योंकि सुनील का एक बहुत वैलिड क्वेश्चन था, इसे कैसे डिसाइड कर लें कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है? वो कैंडल्स बताएँगी। जैसे यहाँ पर देखो प्राइस यहाँ पे ऊपर गई, हाई लगाया, फिर यहाँ पर ऊपर गई। नीचे उतना नहीं आ पा रही है जितना कि प्राइस ऊपर जा रही है। नीचे उतना नहीं आ पा रही है जितना कि प्राइस ऊपर जा रही है। नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में ज़्यादा दिखेंगी कंपैरेटिवली नंबर ऑफ रेड कैंडल के। तभी उससे आइडिया होगा कि प्राइस में ओवरऑल बाइंग की तरफ ज़्यादा है या सेलिंग की तरफ ज़्यादा है। अब यहाँ पर मैं वापस से एक चीज़ पर आया हूँ कि आप मुझे ये बताएँ कि ये जो सब कंसोलिडेशन हो रहा था ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, प्राइस इस तरह से स्क्वीज़ होती जा रही थी, उस बीच में क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास वीकली पर एक न्यू रैली बेस रैली का डिमांड बना था? ये रैली बेस रैली डिमांड मतलब ये डिमांड कब बना? ऊपर डेट बताएँ। अप्रैल 2024 की मार्किंग हो रही है ना ऊपर? अप्रैल 2023 की मार्किंग हो रही है ना ये ऊपर? कि अप्रैल 2023 में ऐसा डिमांड बना है कि रैली बेस रैली का अब इस वीकली में यहाँ पर कंप्लीट इस सिनेरियो में इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो टेस्टेड भी हो चुका है। यहाँ पर कोई भी वीकली का ऐसा डिमांड ज़ोन बना है, इतना नीट एंड क्लीन डिमांड ज़ोन, पूरी रेंज में देखिए। यहाँ पर ये जो डिमांड रहे ये चले सब मैं वापस से एक बार फिर इसको बताऊँगा मंथली टू हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम बट आप ये बताइए क्या कोई भी एरिया बना था? नहीं। अब मैं वापस से मंथली पर आया। इस मंथली के डिमांड में प्राइस कब आई? फ़ेब मार्च में ही आती है ना? फ़ेब मार्च में ही प्राइस इस मंथली के डिमांड में आई फ़ेब मार्च 2023 और क्या इस फ़ेब मार्च 2023 से पहले ऊपर के मंथली के सारे सप्लाई ज़ोन टेस्टेड हो चुके थे? येस और नो?
ऊपर के सारे सप्लाई ज़ोन टेस्टेड हो चुके थे। जब ऊपर के सारे सप्लाई ज़ोन टेस्टेड हो चुके थे, प्राइस मंथली के डिमांड ज़ोन में आती है, ठीक उसी टाइम पे वीकली का भी डिमांड ज़ोन बनता है और प्राइस फिर इस वीकली के भी प्रॉपर डिमांड ज़ोन में आती है, यहाँ पर। और इस डिमांड ज़ोन में आने के बाद यहाँ से शानदार अप मूव, मतलब ये हो गया उस मोमेंट को पहचानना, उस अप मूव को आने से पहले कैच कर लेना, इस मोमेंट को इस मोमेंट के आने से पहले कैच कर लेना कि हम इस वीकली के डिमांड जोन पर इतनी बेट लगा दें कि हाँ, इतना कॉन्फिडेंट हो जाएँ कि हाँ, अब इसे रोकने के लिए कुछ नहीं है। अब आप ये बताइए, क्या मैं इस वीकली के डिमांड जोन पर सिर्फ़ वीकली की पिक्चर देखने के बाद ही इतना कॉन्फिडेंट हो गया, या फिर मेरे पास ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी कि ऑन मंथली टाइम फ्रेम, ऑन वीकली टाइम फ्रेम सब कुछ टेस्टेड है, प्राइस को रोकने के लिए कुछ नहीं है। एक नॉर्मल सा सप्लाई ज़ोन था, प्राइस को रोकने के लिए कुछ नहीं है। तब और इस कंसोलिडेशन में प्राइस ने अपने डिमांड ज़ोन्स को फ़ॉलो किया। रिसेंटली सप्लाई ज़ोन्स को टेस्टेड करके मंथली के डिमांड ज़ोन में आई और मंथली के डिमांड ज़ोन का जो रिएक्शन था, देन ये वीकली का डिमांड ज़ोन बना और फिर प्राइस इस वीकली के डिमांड ज़ोन में आती है और यहाँ से ऊपर। अब ये जो इतनी सारी चीज़ मैंने बताई, ये आजकल में समझ में आ जाने वाली बात नहीं है कि ये आजकल में समझ में आ जाएगी या आप खुद से करने लगोगे तो तुरंत ही समझ में आ जाएगी। आप एक बात ये समझें, आप एक बात ये समझें कि ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट को मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ ना, इस श्रीराम ट्रांसपोर्ट में बनने वाली हर एक कैंडल को बनते हुए मैंने देखा है। इस श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की बनती हुई इन मंथली वीकली की कैंडल्स को बनते हुए देखा है। ये होती है एक फेवरेट स्टॉक की पहचान कि आप किसी भी स्टॉक में कोई कैंडल्स को बनते हुए बहुत टाइम तक देख रहे हैं और उसमें एग्जैक्टली वो होता है, उसमें एग्जैक्टली वो होता है जैसा कि आपने प्रिडिक्ट किया था, जैसा कि आपने माना था कि ये ऐसा हो जाएगा। ये होती है फेवरेट स्टॉक। आपने सुना होगा ना, हमने बार-बार कई बार कहा है कि अपनी फेवरेट स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए। वो फेवरेट स्टॉक बनते ही ऐसे हैं कि हम उन स्टॉक्स को बहुत बार लगातार देखते आ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखते आ रहे हैं। उनमें जो कुछ भी बन रहा है, जो कुछ भी बिगड़ रहा है, जो कुछ भी फॉलो हो रहा है, रिस्पेक्ट हो रहा है, इग्नोर हो रहा है, वो सब कुछ हमारी आँखों के सामने हो रहा है। तब जाकर कोई स्टॉक ऐसा फेवरेट बनता है कि फिर हम उसमें जो कुछ भी प्रेडिक्ट कर दें, उसमें 99% एक्यूरेसी आ जाए। उसमें 99% एक्यूरेसी आ जाए। ये सब कुछ जो मैंने अभी तो मैं इसमें और कुछ भी बताऊँगा इन डेप्थ, बट ये सब कुछ जो मैंने बताया ना, उतना भी आसान नहीं है जितना मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कह दिया। इस चीज़ को जब इस कंसोलिडेशन में आपको ये पता चल गया, अब छोटी-सी बात, जितना भी दिमाग पे बर्डन आया ना, उस बर्डन को थोड़ा हल्का करता हूँ, थोड़ा कम करता हूँ। मेन पॉइंट्स के साथ कि इस मंथली के कंसोलिडेशन में आपको ये पता चल गया कि प्राइस अपने मंथली के ही बड़े अच्छे डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, तो एक बात पकड़ में आई आपके, यस और नो? फिर उसके बाद प्राइस ऊपर जाने के बाद ऊपर कोई सप्लाई जोन था, उसको टेस्टेड किया, मतलब ऊपर के रास्ते हटाए, क्या ये दूसरी बात भी पकड़ में आ गई? यहाँ फिर आप एमआईटी ट्रेड करो, डब्ल्यूआईटी करो, जो कुछ भी करो, यहाँ एमआईटी ट्रेड करो, कुछ भी करो, वो एक अलग बात है, ठीक है? देन उसके बाद वापस प्राइस नीचे आई तो एक न्यू सप्लाई बनाया और वापस प्राइस ऊपर गई तो फिर एक नए डिमांड ज़ोन से गई। मतलब ये वाले एक्शन में ऊपर जाते हुए जो डिमांड ज़ोन बन रहे हैं, उन डिमांड ज़ोन में प्राइस आ रही है, ऊपर जाते हुए सप्लाई ज़ोन में ऊपर जाते हुए सप्लाई ज़ोन को टेस्टेड कर रही है, नीचे आते हुए डिमांड ज़ोन को टेस्टेड कर रही है। प्राइस में गेम ही ये हो रहा है, बट उन सब में जो सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की कि उससे पहले ही प्राइस एक बड़े अच्छे डिमांड ज़ोन का सपोर्ट ले चुकी थी। उससे पहले ही प्राइस अपने बड़े टाइम फ्रेम मंथली के ही अच्छे से डिमांड ज़ोन का सपोर्ट ले चुकी थी, उसके बाद ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद सप्लाई ज़ोन टेस्टेड हो रहे थे, उसके बाद डिमांड ज़ोन भी टेस्टेड हो रहे थे। और फिर उसमें एक मौका मिला हमें वीकली के टाइम फ्रेम का कि वीकली पर एक हमें अच्छा डिमांड जोन बन गया मिल गया और यहाँ से प्राइस अच्छी तरह से शूट अप हो गई। आप मुझे इस पूरे कंसोलिडेशन में देखो, कंसोलिडेशन की खास बात यही होती है कि उसमें बहुत ही रेयरली कोई अच्छा डिमांड जोन, बहुत ही रेयरली कोई अच्छा सप्लाई जोन दिख पाता है। कंसोलिडेशन की खास बात ये होती है और उस कंसोलिडेशन के बाद रिएक्शन भी आता है, ये भी उसकी बहुत खास बात है।
अब उस कंसोलिडेशन के अंदर ही यदि हमें कुछ ऐसी चीज़ों का आइडिया हो जाए कि स्टॉक के ऊपर जाने के रास्ते सारे क्लियर हैं, क्योंकि ऊपर के सप्लाई ज़ोन टेस्टेड हो रखे हैं, क्योंकि ऊपर के सप्लाई ज़ोन टेस्टेड हो रखे हैं, ऊपर के सप्लाई ज़ोन टेस्टेड हो रखे हैं और नीचे एक अच्छा डिमांड ज़ोन बन गया, फिर अब हम इस डिमांड ज़ोन से लॉन्ग हो जाएँगे। ये प्रॉपर डब्ल्यूआईटी ट्रेड थी, यहाँ पे 125 यदि मैं इसको विक टू विक कह दूँ तब आप कह दीजिएगा कि हाँ, विक टू विक में यहीं से प्राइस ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, फिर यहाँ पर वापस से इस तरह से अप मूव आया। वो तो एक ही बात है, इसमें कोई इतना है तो हम एंट्री ऊपर करते ही हैं। अब यहाँ से ऊपर जाने पर कहाँ तक कितना टारगेट, ऑल टाइम हाई तक कितना टारगेट, वो सब कुछ तो आ जाएगा, वो सब कुछ तो एक अलग से पर्टिकुलर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को लेकर टॉपिक है। बट आप ये तो समझिए, अब कई लोगों के मन में एक और छोटी-सी बात आई होगी, सर इसमें 2 साल तक हम क्या वेट ही करते रहें? इतना पेशेंस कौन से मार्केट से खरीद कर लाएँगे? यहाँ हमारे इंडिया में ही मिल जाएगा या कहीं बाहर की कंट्री में ट्राई करना पड़ेगा? एक्चुअली इतना इतना कंसोलिडेशन, 2 साल का कंसोलिडेशन, फिर हम किसी स्टॉक को अपना फेवरेट स्टॉक भी बोल रहे हैं और उस फेवरेट स्टॉक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में हम कोई ट्रेड भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर किस बात का हमारा ये फेवरेट स्टॉक। देखिए, सारी मार्किंग हटा दूँ? अब आप छोटी-सी बात बताएँ, मैंने आप अब ये डिफ़रेंस है ये चीज़ और मेरा काम है उस डिफ़रेंस को आपको यहाँ बताना कि मैंने ये जो कंसोलिडेशन बताया और उस कंसोलिडेशन के बाद जो अपमूव बताया, उसकी कहानी तो वही सेम है जो अभी मैंने बता दी। कि ये जो अपमूव हमने 1200 से लेकर इतना शानदार 2400 2500 तक का जो शानदार अपमूव कैच किया, वो तो इस बिहाफ़ पर किया बट उसके साथ-साथ ये तो मैं एक कंसोलिडेशन इसमें कोई एमआईटी नहीं, कोई डब्ल्यूआईटी नहीं, कोई क्यूआईटी नहीं, कोई बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं। अब इसमें छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिए, छोटी-छोटी बातों को सुनिए कि हमारे पास जब इस ट्रेड में एंट्री मिली, उसके बाद ठीक है ये ट्रेड टेस्टेड हो गई। बट जब प्राइस इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड ज़ोन में आती है, यहाँ पर जब प्राइस इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड ज़ोन में आती है यहाँ पर, तो आप मुझे बताएँ ये जो ड्रॉप बेस रैली के डिमांड में प्राइस आई है सितंबर 2023 में, क्या आप इसको एमआईटी का लोकेशन मानकर कहीं डेली पर कोई ट्रेड नहीं कर लोगे? कर सकते हैं। और यदि मैं सप्लाई ज़ोन की बात करूँ, प्राइस जब इस सप्लाई ज़ोन में गई होगी तब आप कोई शॉर्ट नहीं कर सकते। इस बीच में भी मंथली के लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी ट्रेड मिली, ऐसा नहीं है कि इस कंसोलिडेशन में कोई और अपॉर्च्युनिटी मिल ना पाई हो। इसमें मिली और इसी अपॉर्च्युनिटीज़ को देखते-देखते उन्हीं छोटे-छोटे 1:2 के टारगेट्स के लिए ट्रेड देखते-देखते मेरे पास एक कहानी ये बन चुकी थी, शेयर बहुत कंसोलिडेट हो चुका है, अब इसमें कुछ होने वाला है। कि इन्हीं को देखते-देखते और एग्ज़ैक्टली मैं बता रहा हूँ, मंथली का ये जो डिमांड ज़ोन था, इस मंथली के डिमांड ज़ोन में प्राइस आती है ऊपर इस मंथली के सप्लाई ज़ोन से येस और नो। प्राइस इस मंथली के सप्लाई ज़ोन से आती है ना, इस मंथली के डिमांड ज़ोन में एंट्री इस मंथली के सप्लाई ज़ोन में एंट्री के बाद ही तो मिली ना। वीकली पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास प्राइस ऊपर यहाँ से गई तो वीकली के भी सप्लाई ज़ोन में पहुँची और मंथली के भी सप्लाई ज़ोन में पहुँची, येस और नो? वीकली एंड मंथली दोनों के ही सप्लाई ज़ोन में पहुँचती है और उसके बाद ऊपर से आते हुए इसने इस डिमांड ज़ोन रैली बेस रैली को तो ब्रेक कर दिया और नीचे वाले इस रैली बेस रैली के डिमांड ज़ोन से चले। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस वीकली के डिमांड ज़ोन को इतनी आसानी से ब्रेक क्यों कर दिया था प्राइस ने? क्योंकि यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी मंथली के सप्लाई ज़ोन में पहुँची और मंथली के सप्लाई ज़ोन में पहुँचने के तुरंत बाद मंथली और वीकली के सप्लाई ज़ोन में पहुँचने के तुरंत बाद यही एक पहला बेचारा वीकली का डिमांडियम था जिसका उस प्राइस के अग्रेशन से सामना हुआ और वो ब्रेक हो गया। और ये नॉन कोइंसाइडिंग भी था, वेरी गुड राहुल, ये नॉन कोइंसाइडिंग भी था और ये कोइंसाइड नीचे वाला एरिया कोइंसाइड था और फिर ये यहाँ से धीरे-धीरे करके प्राइस चली गई। धीरे-धीरे करके यहाँ से प्राइस चली मतलब ये डिमांड ज़ोन नॉन कोइंसाइडिंग अब मैं डेली पर भी बता देता हूँ इसको कि डेली पर क्या हुआ होगा। डेली पर बताएँ कि अच्छे डिमांड ज़ोन नहीं है ये ड्रॉप बेस रैली का कितना अच्छा डिमांड ज़ोन है, ये रैली बेस रैली का कितना अच्छा डिमांड ज़ोन है डेली का डिमांड ज़ोन। बट ये डेली के डिमांड ज़ोन भी
ये डेली के डिमांड जोन भी बहुत अच्छी तरह से चल नहीं पाए। ये डेली के डिमांड जोन भी बहुत शानदार तरीके से ब्रेक हो गए क्योंकि प्राइस अपने सप्लाई ज़ोन में थी। हायर टाइम फ्रेम के सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स को लेकर प्राइस आ रही थी। हायर टाइम फ्रेम के सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स को लेकर आ रही थी। दैट्स व्हाई प्राइस इस डिमांड जोन जो कि नॉन कोइंसाइडिंग होने की वजह से ब्रेक हो गए। अब कई लोगों को एक बात लगी होगी, सर यहाँ डेली पर एग्जीक्यूशन कौन-सा है? आप मुझे ये बताइए कि डेली का एग्जीक्यूशन कौन-सा है? मैं भी एग्री करता हूँ, यहाँ डेली का कोई एग्जीक्यूशन नहीं। मैं कहूँगा तो कहने को मेरे पास ये एक रैली बेस रैली टाइप स्ट्रक्चर है, बट मैं अभी नहीं कहूँगा कि यार इस रैली बेस रैली को ले लो आप। मैं खुद से पर्सनली नहीं चाहता इस रैली बेस रैली को ले लो। मैं कहूँगा कि मैंने वीकली के ही इस डिमांड जोन को मार्क ट्रेड किया था। अब कोई कहेगा कि सर आपने एमआईटी लॉन्ग में डेली एग्जीक्यूशन बताया था, वीकली पर तो हम ट्रेंड देखते थे। हाँ, वो बिल्कुल ठीक बात है, बट 11th क्लास में मैं इसको भी इन डेप्थ आपको बता दूँगा कि यदि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं मिल पाता है, तो हम कौन-कौन से टाइम फ्रेम पर जाकर एग्जीक्यूशन ले सकते हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स के रास्ते 11th क्लास में मैं बता दूँगा। बट ये जो इस डिमांड ज़ोन का वीकली के डिमांड ज़ोन का ब्रेक होना हुआ, डेली के डिमांड ज़ोन का ब्रेक होना हुआ, वो तो समझ आया ना? अब उसके बाद वापस मैं मंथली पर जा रहा हूँ, ठीक है? अब मैं वापस मंथली पर जा रहा हूँ। मंथली में जो ये इस डिमांड जोन को हटा देता हूँ, मंथली में जो मेरे पास ये एक डिमांड जोन बना ड्रॉप बेस रैली का, ये डिमांड जोन, ठीक है? अब यदि मैं कहूँ कि प्राइस मंथली के इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, तो मुझे ऐसा चाहिए ना कि यार इसमें कोई एमआईटी ट्रेड मुझे मिल जाए, तो डेली पर मैं जा सकता हूँ ना इसमें? इसको इस तरह से मार्क करके डेली पर जा सकता हूँ ना? डेली पर मैं यहाँ गया। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास एक ये ड्रॉप बेस रैली टाइप स्ट्रक्चर था यहाँ पर? जिसको जस्ट थोड़ा-सा ब्रेक करके मतलब स्टॉप लॉस उतना नीचे रखें तो चल जाएगा। इसी डिमांड से प्राइस ऊपर गई। इसी एरिया से प्राइस ऊपर गई है। अब कोई कहे कि मंथली का ये डिमांड ज़ोन सर इस रेड वाली कैंडल से टेस्टेड हो गया है। इस रेड वाली कैंडल से टेस्टेड हो गया। यस, मंथली का ये डिमांड ज़ोन इस रेड वाली कैंडल से टेस्टेड हो गया है। मैं भी बिल्कुल 100% इस बात से एग्री करता हूँ कि ये मंथली का डिमांड ज़ोन इस रेड वाली कैंडल से टेस्टेड हो चुका है। आपको दिख रहा है ना ये? यस और नो? ये दिख रहा है ना मंथली के ये डिमांड ज़ोन इस रेड वाली कैंडल से टेस्टेड हो चुका है। अब आप छोटी-सी बात मुझे बताएँ कि ये जो ऊपर से रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई ज़ोन है, क्या ये एक्चुअल में कोई सप्लाई ज़ोन है? क्योंकि इसकी ये एक लेग आउट कैंडल तो इसको सप्लाई ज़ोन नहीं बना पा रही है और सेकंड लेग आउट कैंडल अपने आप में यहाँ पर टेस्टेड है। यस और नो? सेकंड लेग आउट कैंडल से अपने आप में ये सप्लाई ज़ोन टेस्टेड है। यस और नो इस सेकंड लेग आउट कैंडल से। तो ठीक है, एक बात और क्लियर हो गई कि ये सप्लाई ज़ोन एक्चुअली कुछ था ही नहीं। और प्राइस यहाँ पर मंथली के इस डिमांड ज़ोन से यहीं पर एक बार मैं जनवरी की कैंडल है ये जैन 2022 अब वीकली पर आता हूँ। वीकली में जैन 2022 में ही इस डिमांड ज़ोन में एंट्री के बाद वापस प्राइस ऊपर गई। फिर फाइनली प्राइस और नीचे आती है मंथली के डिमांड ज़ोन में तब ये ऊपर अप मूव आने लगा और इस अप मूव के बाद यहाँ पर प्राइस इस वीकली के डिमांड ज़ोन में पहुँचती है। बट इस वीकली के डिमांड ज़ोन में पहुँचने के बाद या इस वीकली के डिमांड ज़ोन में पहुँचते टाइम क्या मैं ये कह सकता हूँ इस वीकली के डिमांड ज़ोन में पहुँचते टाइम क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये कहानी हो गई कि प्राइस अपने मंथली के ही डिमांड ज़ोन से ये टेस्टेड है यहाँ से बट यही मंथली पर तो यही दिख रहा है ना कि चल तो मंथली के डिमांड ज़ोन से रही ना। मैं इसमें इसके टेस्टेड होने की वजह से मैं इसमें टेस्टेड होने की वजह से इस सप्लाई ज़ोन को डिमांड ज़ोन को ट्रेड तो नहीं कर रहा हूँ एज़ ए एमआईटी लॉन्ग की तरह, बट चल तो प्राइस मंथली के डिमांड ज़ोन से रही है। जैसे कि आपको याद हो मैंने जस्ट डायल के बारे में बताया था कि प्राइस चल तो जस्ट डायल के सप्लाई ज़ोन से रही है ना, क्वार्टरली के सप्लाई ज़ोन से। ठीक उसी तरह से प्राइस इस मंथली के डिमांड ज़ोन से चल रही है ना। मतलब जो टाटा मोटर्स में टाटा मोटर्स में जो मेरा मंथली इनकम ट्रेड थी, अब इसको ये मंथली के डिमांड ज़ोन को मैं वापस तो नहीं ले सकता, बट कहानी तो मेरी यही हो गई ना कि प्राइस मंथली के डिमांड ज़ोन से ऊपर जा रही है, येस और नो? मैं इस मंथली के डिमांड ज़ोन को नहीं ले सकता
एज़ ए लोकेशन ना ही इस डेली को एज़ ए एग्जीक्यूशन ले सकता क्योंकि प्राइस रिएक्ट करने लग गई। बट यदि मैं बात करूँगा तो यही करूँगा ना कि प्राइस मंथली के डिमांड ज़ोन से चल रही है। येस और नो? एग्ज़ैक्टली यहाँ पर भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में ऐसा हुआ कि यहाँ से ही प्राइस मंथली की ही डिमांड ज़ोन चल रही थी। उस डिमांड ज़ोन के अंदर ही उस डिमांड ज़ोन के रिएक्शन के बाद ही वीकली का डिमांड ज़ोन बना। देन यहाँ पर प्राइस में ये शानदार मूव आया, इस वीकली के डिमांड ज़ोन से। तो ऐसे यदि देखो, आपका काम सिर्फ मैं कहूँ कि मंथली का ये लोकेशन मार्क करो, मंथली का ये रैली बेस रैली आपने मार्क कर लिया, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको मैं वापस से बता रहा हूँ। मंथली का ये रैली बेस रैली, टेस्टेड में कभी एंट्री नहीं लेंगे। मंथली का ये रैली बेस रैली का डिमांड ज़ोन मेरा हो गया। ऊपर कोई सप्लाई ज़ोन नहीं है तो मैं इसे इक्विलिब्रियम में मान रहा हूँ। वीकली पर मेरा बिल्कुल ट्रेंड अप है और मैं डेली पर डिमांड ज़ोन फाइंड आउट करूँगा फॉर बाइंग पर्पज़। मेरे पास एक ये ड्रॉप बेस रैली डिमांड ज़ोन आता है, एक मेरे पास ये रैली बेस रैली डिमांड ज़ोन आता है। क्या ये दोनों डिमांड ज़ोन में मैं नीचे वाले कोइंसाइडिंग लेवल पर ट्रेड कर सकता हूँ? येस और नो? बिल्कुल कर सकते हैं। नीचे वाले इस डिमांड ज़ोन पर ट्रेड मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा एरिया है। ऊपर वाला नॉन कोइंसाइडिंग है तो उसको इग्नोर करूँगा। आपका ट्रेड लेने का काम इस बात से जो मैंने अभी लास्ट के 2 मिनट में बता दी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, इससे भी चल जाएगा कि ये आपकी एक एमआईटी ट्रेड है। ये आपकी एक मंथली इनकम ट्रेड है। इसमें यहाँ प्राइस आ जाए तो बाय कर लेना, यहाँ आ जाए तो स्टॉप लॉस, यहाँ आ जाए तो टारगेट। आपका काम इससे भी चल जाएगा, आपकी ट्रेड्स इससे भी हो जाएँगी। बट ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा और इन डेप्थ जाने में है, थोड़ा और गहराई में जाने में है। ये प्राइस एक्शन को समझने में कि इस मंथली के डिमांडों से मैं नहीं मानता कि आपको इतना प्राइस में मूव आ जाए कि प्राइस डबल ही हो जाए। ये एक अलग बात है। ये ट्रेड 1:2 के लेवल की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1:3 के लेवल्स की हो सकती है। बट इस कंसोलिड यहीं पर यदि ऐसा होने लग जाए कि इस मंथली से कंसोलिडेशन होने लगे, बहुत बड़ी रेंज बने, फिर कोई डिमांड ज़ोन बने, ये वाली कहानी वापस से रिपीट होने लगे, तो एक दूसरी बात होगी। बट ये एमआईटी लॉन्ग की ट्रेड 1:2, 1:3 के टारगेट के लिए एकदम से बेस्ट है। और ये वाली जो कहानी मैंने बताई यहाँ पर, ये मोर कंसोलिडेशन देन मोर रिवॉर्ड वाली कहानी जो बताई, वो बिल्कुल अलग-अलग है। दोनों ही अलग-अलग स्टोरी हैं, दोनों ही अलग-अलग स्टोरी हैं। अब अब सोचिए, जिस श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को मैंने ऑलमोस्ट 40 मिनट में 45 मिनट में आपके सामने प्रेज़ेंट किया है, 40 मिनट में आपके सामने समझाया है। मैं 100% ये मानकर चल रहा हूँ कि किसी को भी 100% समझ में नहीं आया। मैं खुद अपने आप में इस बात को एग्री कर रहा हूँ, मान रहा हूँ कि 100% किसी को भी समझ में नहीं आया होगा। बट आपको ये 50% भी समझ आ गया ना, 60% भी समझ में आ गया ना, तो बहुत समझ में आ गया। 50-60% समझ में आ जाना, ये बहुत है। और एक और बात, ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, ये आपको कल से अप्लाई करने वाली बात नहीं है कि कल आप मार्केट के लिए बैठ जाएँ आराम से चेयर पर हाथ पीछे रख कर कि अब मैं 2 साल तक ऐसे ही बैठकर मंथली के कंसोलिडेशन वाले एरियाज़ को फाइंड आउट करता रहूँगा। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। ये तो पता है कैसा है कि जब मैंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को हमेशा हर एक क्लास में बताया, हर एक टाइम पर इस श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को बताया, इवन ये पता है क्या था? ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस था क्या? कि ये मेरे पास मंथली का ये डिमांड ज़ोन था ना, इस डिमांड ज़ोन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि प्राइस मंथली के इस डिमांड ज़ोन में आएगी। और इस मंथली के डिमांड ज़ोन में आते टाइम ना, अब मैं डेली पर जा रहा हूँ। एक सेकंड, ये रैली बेस रैली, अब मैं डेली पर गया। इस डेली पर पता है क्या-क्या हुआ था? क्या मैं कह सकता हूँ ये एक मेरे पास नॉन कोइंसाइडिंग ड्रॉप बेस रैली का डिमांड ज़ोन था? अब जो कल की क्लास में जो मैंने सीखा, क्या मैं इसके स्टॉप लॉस को मेरे हायर टाइम फ्रेम की प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे रख सकता हूँ? इस तरह से?
ये एग्ज़ाम्पल भी बहुत बार भी दिया है, बहुत क्लासेस में एग्ज़ाम्पल दिया है और इसमें 1:2 का टारगेट सेकंड डे ही प्राइस इस डिमांड ज़ोन में आती है, 1:2 का टारगेट आसानी से दे देती है। देन उसके बाद ये डिमांड ज़ोन तो इस तरह से चल गया, लोकेशन क्या मेरा इस डिमांड ज़ोन में एंट्री के बाद लोकेशन फ्रेश रहा या टेस्टेड रहा? इतना सिंपल तो आपको पता ही होगा ना कि लोकेशन तो अभी भी फ्रेश है, स्टिल फ्रेश है। आ जाएगा राज आगे चल के समझ। देन उसके बाद फिर से प्राइस थोड़ा इस रेंज में आती है यहाँ पर। ये मेरा इंतज़ार था मैं यहाँ पर इसको बाय कर लूँ, इस ड्रॉप बेस रैली के बिल्कुल इस बॉटम वाले पॉइंट को, बट प्राइस यहाँ बीच में से रिएक्ट करने लगी। और वो रिएक्शन की वजह थी कि प्राइस पहले तो डेली के उस डिमांड ज़ोन से देन बाद में प्राइस इस वीकली के ही इस डिमांड ज़ोन में आ चुकी थी। डेली के उस डिमांड ज़ोन में वो प्राइस आ ही नहीं पाई। डेली के इस डिमांड ज़ोन में प्राइस वापस आ ही नहीं पाई क्योंकि उसके ऊपर वीकली का भी एक ये शानदार डिमांड ज़ोन था। अब इस बात को मैं 11th क्लास में वापस रिपीट कर दूँगा कि डेली की जगह सर वीकली पर एंट्री क्यों? वो मैं बाद में बता दूँगा। बट ये मेरी एमआईटी का बहुत इंतज़ार करने के बाद इसमें एंट्री मिली और फिर जब इसमें एंट्री मिल गई तो फिर मुझे देखने में सारा कुछ यहाँ डिमांड बनना, चलना, ब्रेक होना, टेस्टेड होना सब कुछ फिर मैं देखता गया। और अब जो इस श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में जो ऐसे हो गया ना, ये कब हो चुका था? आप मुझे बताएँ कब हो चुका था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में? ये अपमूव मई 2023 के बाद 24 तक तो कंप्लीट हो चुका था ना? 24 तक तो ये अपमूव बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था, इसका रिएक्शन बहुत अच्छा आ चुका था। अब उस टाइम पर बताया गया हो वो तो कैसे बट उसके बाद कुछ बताया गया हो, एक ऐसा ही इसी के बिहाफ़ पर सारेगामा का ये चार्ट है। सारेगामा में आई थिंक अप्रैल का ही बैच चल रहा था। उस अप्रैल के बैच में सारेगामा को इस तरह से एक्सप्लेन किया कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में तो जो है वो हो चुका है। पर उस श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में जैसे हुआ, जिस तरह से हुआ, जिस तरह के फॉर्मेशन बने, ठीक ऐसे ही सारेगामा में बनने लगे। तो अब अप्रैल बैच के चलते-चलते आई थिंक मई के अंदर तो उसमें इतना शानदार अपमूव आ ही गया था, जहाँ तक मुझे याद है। और वो शायद हमने हमारे इंस्टाग्राम जो चैनल है, उस पर भी सारेगामा का वो 1 मिनट का क्लिप डाला था, उसका शॉर्ट डाला था, रील डाली थी उसकी। यहाँ पर दिसंबर 2021 में क्वार्टरली के इस